में क्वेश्चंस आते हैं तुम लोगों के, जो टॉपिक्स मैं करा रही हूँ, मतलब बेसिकली जो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जेईई में, वो मैं आपको दिखाऊंगी, राइट। तो तुम्हें आइडिया लगेगा। अब कल काफी बच्चे ओरिएंटेशन में थे, है ना, काफी बच्चे थे, और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें पता लगी थी कल वाले सेशन में, है ना, कि कैसा रहता एग्जाम का पैटर्न, क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, है ना। सारा पेपर नहीं अटेम्प्ट करना होता, ऑल दो पेपर कंटेन्स बोथ द ग्रेड 11 एंड ग्रेड 12, है ना। तो ये सब चीजें के बारे में आप लोगों को पता चला था, ठीक है मेरा बेटा। अब मैं क्या बताऊंगी आपको, अलग अलग मैं आपको सब्जेक्ट रिलेटेड बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री टीच करूंगी। मेरा नेम तो सबको पता है ना? यस मैम। हाँ, तो अगर यस मैम। हाँ, सबको पता है मेरा नेम, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड गाइड करूंगी। बाकी तो चीजें तो आप लोगों ने देख ली थी कल वाले सेशन में, कैसा एग्जाम है ना। एनआईटीज आपको किससे कौन से एग्जाम से मिलती है, आईआईटीज के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये सब कुछ बातें आपको पता चली थी। अभी भी बेटा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी, कल भी काफी बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो आपके जो भी क्वेश्चंस है ना, जब आप लोग क्लासेस लेंगे, है ना, धीरे धीरे जो है आपके साथ सब चीजें जो है टीचर डेफिनेटली शेयर करेंगे, ठीक है। सो अगर मैं आज की क्लास का बताऊं, देखो आज की क्लास का एजेंडा हमारा है कि हाइब्रिडाइजेशन को सीखना है, कि क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा बेटा, रोहित माइक म्यूट कर लो, है ना। हाँ, उससे भी ज्यादा जरूरी है आप लोगों को एक्टिव पार्टिसिपेशन, और आपको केमिस्ट्री के लिए मुझे गाइड करना, ठीक है। मुझे आपको केमिस्ट्री के लिए गाइड करना कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। देखो अभी आप 11th से 12th में आ चुके हो, राइट, और बहुत सारे अब स्कूल्स भी सबके स्टार्ट हो गए हैं, तो सबका एक चैप्टर या फिर हो गया, ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में हो गया होगा। अब क्योंकि मेरा बेटा आप 12th में आ गए हैं एंड सभी के सभी बच्चे जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, तभी आप यहाँ पे। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि जो आपने 11th में हो गया, मतलब हो सकता है किसी का 11th वीक रहा हो, किसी के टॉपिक्स वीक रहे हो, 11th में कुछ ज्यादा खास नहीं किया, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना जो आपका 12th है ना, वो आपका मेजर रोल प्ले करने वाला है मेरा बेटा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी आप 12th में पढ़ रहे हो ना, वो आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब बात आती है कि कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम बुक्स वगैरह का, तो देखो अगर मैं केमिस्ट्री स्पेसिफिक बताऊं ना, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, अगर मैं केमिस्ट्री स्पेसिफिक बताऊं ना, तो सब बच्चों के पास अपनी एनसीईआरटी तो होनी ही चाहिए, ग्रेड 11 और 12, ठीक है। ये बात आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो हर सेशन में मैं कुछ कुछ जो है आप लोगों को बताऊंगी, तो हो सकता है कि आप भूल भी जाओ, राइट। तो जो जो आपको लग रही है इंपॉर्टेंट चीजें, यू कैन नोट डाउन, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, ओके आनंद, ठीक है, ओके। तो आप लोगों को एनसीईआरटी तो चाहिए ही रहेगी अगर मैं केमिस्ट्री स्पेसिफिक बात करूं, क्योंकि जो आपका जेई मेंस की अगर मैं बात करूं, जेई मेंस की, क्योंकि आपको पता है जेई एडवांस के लिए आपको जेई मेंस पहले क्वालिफाई करना पड़ता है, राइट। तो जो जेई मेन का इंक्लिनेशन है वो किसके टूवर्ड्स ज्यादा हो रहा है आजकल, एनसीईआरटी के, ठीक है। अब एनसीईआरटी, ठीक है, वो तो मस्ट है, वो तो सबको खरीदनी ही खरीदनी, ठीक है। उसके लिए तुम लोगों के जो भी क्लास में हुआ करेगा उसके नोट्स, है ना, टीचर्स जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करेगा, टीचर बताएगा कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना, ठीक है। देखो तुम्हारे पास 7-8 महीने हैं, राइट, तो 7-8 महीने में अगर तुम चलो, मैं बुक बता भी दूंगी तुम्हें, राइट, मैं बुक बता दूंगी क्लास के एंड में कौन सी करनी है, बट वो थोड़े टाइम हो पाएगा, बाद में एक टाइम शायद ऐसा आएगा स्कूल की तरफ से प्रेशर आएगा, या ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे, जो टीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जैसे डीपीपीज हो गई, डीपीपीज जो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की क्या बोलते हैं
उनके ही थ्रू बनाई गई है। जो जेई रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं वही उसमें डाले जाते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक से उसमें क्वेश्चंस डाले जाते हैं, स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं अलग से। तो वो मटेरियल सफिशिएंट होता है टू गेट इनटू गुड एनआईटीज और आई कैन से आपका जेई एडवांस तक का सफर, ठीक है, जो होने वाला है आने वाले 1 साल में, ठीक है। अब केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है? देखो केमिस्ट्री मैं बोलूंगी कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जेईई मेंस, तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग होता है। इफ आई कंपेयर दिस टू मैथ्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री में स्कोर करना कंपैरेटिवली आसान होता है। बेटा माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। अब हो सकता है किसी का केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो या नहीं हो, है ना, वो मैं अभी बात नहीं करी, बट ये फैक्ट है केमिस्ट्री में स्कोर करना आसान होता है एज कंपेयर टू फिजिक्स और मैथ्स, ठीक है। तो अगर आप केमिस्ट्री ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है, एक केमिस्ट्री को जो सही पढ़ने का तरीका होता है, जब मैं आपको ये टॉपिक्स वगैरह कराऊंगी ना, क्वेश्चंस कराऊंगी, मैं आपको बताऊंगी किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है, तो वो सब आपको मैं बताऊंगी। हाँ पूजा, तभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, बहुत अच्छी बात है, बट केमिस्ट्री में स्कोर करना आसान रहता है, ठीक है, ये होती है ये चीज, ठीक है। तो किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सब मैं आपके साथ क्लास में जैसे मैं पढ़ाऊंगी तब भी डिस्कस करूंगी। क्लास के स्टार्टिंग में जब मैं आपको मिलूंगी, है ना, अभी हमारे पास है तुम लोग लाइक 7 डेज हमारे साथ हो, ठीक है, तो फिर तब भी मैं डिस्कस करूंगी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें तुम्हारे लिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। आगे चल के जब अपना लाइक काफी सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, तब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 11th में कौन से चैप्टर है जो तुम्हें करने हैं जेई के लिए, है ना, ताकि तुम जो जिसका वीक है 11th वो उन चैप्टर पे फोकस कर पाए। कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, ये मैं तुम लोगों को बताऊंगी, ठीक है जी, उसकी तुम टेंशन ना लो, ठीक है। जो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं रिलेटेड टू केमिस्ट्री, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आज अभी तुमने देखा होगा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक्स आप लोगों के साथ जो है क्या बोलते हैं आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अब केमिकल बॉन्डिंग लेने का ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी उठा लिया, केमिकल बॉन्डिंग ऐसे ही ले लिया। केमिकल बॉन्डिंग उठाया है इसका मतलब इसका जेडब्ल्यू में वेटेज बहुत ज्यादा होगा, तभी मैंने केमिकल बॉन्डिंग को उठाया। गेटिंग माय पॉइंट। और मैंने इसमें टॉपिक क्या लिया है, जैसे मैं आज आपको बताऊंगी कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया, मतलब कैसे आप पढ़ोगे इसको, क्यों पढ़ रहे हो आप, ठीक है। उसके लिए अपने को पहले लिमिटेशंस पढ़नी पड़ेंगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, देन आपको पता चलेगा अच्छा मैम इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। फिर आप सीखोगे कि किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल, कोई आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, फिर आगे धीरे 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 करके उससे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, है ना। फिर हम वीएससीपीआर थ्योरी की भी बात करेंगे, राइट। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, मैं बोलूंगी इम्पोर्टेंट रोल, मेजर रोल प्ले करते हैं जेडब्ल्यू मेंस में। केमिकल बॉन्डिंग से बेटा बहुत क्वेश्चंस जो है देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, क्या सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी? गिव मी थम्स अप, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं ना मेरा बेटा, आप लोग चैट बॉक्स थम्स अप यूज कर सकते हैं। और अगर मान लो मैं किसी स्टूडेंट को बोल रही हूँ हाँ बेटा बताओ, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है। हाँ तो ये आपको दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा मैम ये तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, राइट, ये तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर मैं मेरा बेटा इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सबको दिख रहा है कौन सा वाला टॉपिक है, देखना एक बार, ये देखो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे। 2023 में 34 क्वेश्चन आया हुआ है। 2024 की अगर मैं बात करूं, और जो अभी रिसेंट 2025 का पूरा डेटा नहीं आया है सेकेंड शिफ्ट में लाके,
तो 2024 की बात करूं उसमें भी 34-37 के अराउंड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी कि मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ से ये दिख रहा है कि मेरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ना इस चैप्टर से, वो VSEPR थ्योरी है, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आपने थोड़ा बहुत 11th में देखा होगा। अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था JEE के ग्रेड 11 में, तो डेफिनेटली उसने देखा होगा कि मैम हर साल हर शिफ्ट में VSEPR पे क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब ये मैं बोलूंगी जान है ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की। अगर ये समझ में आ गया ना किसी को, ये समझ में आ गया किसी को, तो आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो तैयार हो जाएगा इन जो अभी मैं आज के और कल वाले लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, उसके अलावा जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो हर शिफ्ट में बेटा 2 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से आते हैं, और जो एग्जामिनर की बोल सकते हैं एग्जामिनर के जो फेवरेट टॉपिक्स रहते हैं ना केमिकल बॉन्डिंग से, वो जनरली क्या होता है 90% केसेस में VSEPR विच इज योर बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी नहीं बोलते हैं इसको, VSEPR होता है। ठीक है जी, और एक MOT। इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और जब मैं आपको अभी क्लासेस के दौरान पढ़ाऊंगी ना, तो मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लूंगी। इवन जो आपको DPP मिलेगी उसमें भी आप देखोगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर वो आप मान लो 10 में से आप 5 भी सोल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन, तो समझ जाओ आप कर सकते हो अगर थोड़ा मेहनत करोगे तो। और समझ में आ रही है? तो ये चैप्टर अपने आप में मैं बोलूंगी ग्रेड 11 की जान है ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। और ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर मुश्किल हो। ठीक है, अगर मुझे मान लो इसको बताना हो कि मैम इसका लेवल कैसा है, तो मैं आपको बता दूं ये चैप्टर जो है वो इजी टू मॉडरेट है। अब तुम देखो, अगर मुझे इजी टू मॉडरेट वाला चैप्टर करने से 8 नंबर मुझे पेपर में मिल रहे हैं, तो क्या मैं छोड़ के जाऊंगी या जाऊंगी क्या ये चैप्टर? नहीं जाऊंगी। आप में से कोई छोड़ के जाना चाहेगा चैप्टर? नहीं जाओगे आप छोड़ के, क्योंकि आपको पता है ये इजी टू अंडरस्टैंड है, क्वेश्चन भी यहाँ से बन रहा है, और पता भी है किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, तो फिर आप डेफिनेटली इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे ही करके काफी सारी चीजों के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो यस, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो लेने का मेरा मोटिव ही यही था, ताकि आप लोगों को मैं ये बता पाऊँ। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ना कहाँ से है? केमिकल बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले सारे NCERT जरूर पढ़ेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। NCERT से देखो थोड़ा सा लेवल अप रहता है JEE का, मेंस का, बट अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ ना, तो मोस्टली एग्जामिनर इनऑर्गेनिक वाला पार्ट जो है वो NCERT से पूछता है। ठीक है, अगर आपने वो कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सबको आपको पहले प्रायोरिटी पे रखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी ये 7 दिन जो तुम मेरे साथ हो, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। हम क्वेश्चन तो देख लेते और राजी भी हो जाते हैं, अरे मैम ये तो बड़ा आसान है, मैम ये तो बड़ा आसान है, लेकिन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है कम टाइम में, विल टेल यू। हाँ जी, बोलो क्या कहते हो? सही है? यस मैम। तो अब हम आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम हाइब्रिडाइजेशन पे आए ही क्यों, मतलब लाइक हम हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक मैम क्यों ही पढ़े। तो देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैं डिटेल में तो यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। हाँ जी बोलो, कोई कुछ कह रहा है? नहीं, हाँ, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ना, अगर तुम्हें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा याद हो, तो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, है ना? याद आ रहा है किसी को थोड़ा थोड़ा? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में आप लोग क्या पढ़ते थे कि ऑर्बिटल्स की क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है ना? अब कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी नहीं होगी, ये सब जो है आप वहां पे पढ़ते थे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अच्छा।
अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन क्या है? देखो, इसका लिमिटेशन तुम्हें समझ में आएगा तभी तुम हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक पे जंप कर पाओगे, वरना तो रट्टा रट्टा मरवा दूंगी कि हाँ चलो चलो ये फॉर्मूला होता है, ये रट लो, ठीक है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा, क्योंकि ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ा था, अब क्या कमी थी जो हम हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक बेसिकली पढ़ रहे हैं, ये ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कैन नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। और ये नोट्स वगैरह जो भी मैं डीपीपी दूंगी वो तुम्हारे रिसोर्स शीट में भी अपडेट हो रही है डेली बेसिस पे, एंड मैं क्लास के बाद भी शेयर करूंगी, तो उसकी टेंशन तो मत ही लेना, ठीक है। कैन नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान से समझेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बता दूं तुम्हें तो CH4। CH4 सबने सुना होगा, मीथेन, है ना। यस मैम। और ना ही ये एक्सप्लेन कर पाया था बॉन्ड एंगल। मैम कैसे नहीं कर पाया था, थोड़ा सा बताइए हमें। एक बात देखो, मुझे ये बताओ शिवम, कार्बन का अगर मैं बात करूं 6 एटॉमिक नंबर होता है, राइट? 6 कितना होता है? 6 होता है, कितना होता है? 6 मैम 6 होता है। मुझे ये बताओ, जिससे मैं पूछूं बेटा, माइक म्यूट कर लो लवप्रीत। हाँ ठीक है। अगर मैं आपसे, प्रभजोत आप मुझे ये बताओ कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? जिसको भी पता है रेज योर हैंड। मैम मैं बताऊं? आपका नेम बेटा? मैम शिवम। शिवम, अच्छा हाँ शिवम बताओ। 1s2 2s2 2p4 2p3 2p4 1 2p1 मैम सोच लो। 2p2 है। मैम 2p4 है। 1s2 2s2 2p2 मैम 2p2 2p2 है। हाँ माइक म्यूट, गूंज रही है तुम लोगों की आवाज, ठीक है। हाँ आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। 1 है, 3 है, 4 है, पहले तो सोच लो, कुछ भी नहीं है, 2p2 है। 2 है जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ना काम ही यही करना, आज तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो अगर मेरा बेटा मैं 1s2 2s2 2p2 को यहाँ पे लिखूं तो कैसे लिखूंगी, देखना एक बार। 1s, ठीक है, 2s 2p, और मुझे किससे काम है? मुझे काम है जो अपना वैलेंस शेल और ऑर्बिटल है उससे मेरे को काम है। यू नो, समझ में आ रहा है वैलेंस शेल का मतलब क्या हुआ? यस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n है वो आपका, अब आपका वैलेंस शेल होगा, ठीक है। 2p2, p में कितनी ऑर्बिटल होती है? 3, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं मेरा बेटा, आप लोगों को पता है ग्राउंड स्टेट लोअर स्टेट होती है, और हर कोई बंदा लोअर स्टेट में रहना चाहेगा क्योंकि उसको वहां से स्टेबिलिटी मिल रही है। हम भी तो यही करते हैं। हमें स्टेबिलिटी कितनी पसंद है, बोलो क्या कहते हो? तो इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या पसंद है? स्टेबिलिटी पसंद है। तो अगर मैं बात करूं 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2p में कितने हैं? 2, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मान लो मैं थोड़ी सी हीट प्रोवाइड कर रही हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उड़ेगा, मतलब एक्साइट होगा। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, बोलो क्या कहते हो? ट्रांसफर होगा मैम। यस, एक्साइटेशन होगा। कहाँ से कहाँ होगा? 2s से 2p। मैम क्यों हो रहा है? उड़ के क्यों जा रहा है? इसको क्या जरूरत है उड़ के जाने की? मैम हाफली स्टेबल है। मैम हाफली हाफ स्टेबल। फील्ड बैलेंस ज्यादा होता है, देखो, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है हाफ फील्ड की। एक और रीजन सुनो इसका, तो एक चीज बता रही हूँ मैं इसमें। पहली चीज, आपके पास कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 4, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ के आए थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो किसी दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करके फॉर्मेशन करने वाला है बॉन्ड की। गेटिंग? तो मुझे क्या चाहिए? कितने चाहिए? 4 अनपेयर्ड चाहिए, मेरे पास अभी 2 ही हैं, तो इसीलिए एक तो एक्साइट हो रहा है। बट द रीजन ऑफ एक्साइटेशन इज कि 2s और 2p में हमारा एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। देख रहे हो, सेम सबसेल से है ना सेकंड, ठीक है, मतलब सेम शेल से है ना सेकंड।
ये 2s वाला है, ये 2p वाला सबशेल है, राइट। तो यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। Excited state. तो मैं कैसे लिखूं, देखना एक बार, ऐसे लिख दूं बेटा, माइक म्यूट रखेंगे है ना, वरना तुम्हें हो सकता है मेरी आवाज ना सुनाई दे, मेरे को तुम्हारी ना कुछ सुनाई दे फिर, ठीक है। तो माइक आप म्यूट रखो, अगर मेरे को मान लो कुछ तुमसे पूछना है या तुमको कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर लेना, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो मुझे कितने मिल गई, खाली 1 2 3 4 हो गई, ठीक है। मैम हाँ हाँ मैम एक डाउट था, जैसे हाँ आपने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है उसके दो रीजंस होते हैं, एक तो क्या कहते हैं एक्साइट हो जाता है कि हाफली स्टेबल और बैटल्स होते हैं ना। ना 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 ना, मैंने सिर्फ ये बोला है कि यहाँ पे 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो जाता है, क्योंकि मुझे क्या है दिख रहा है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। दिस इज द रीजन फॉर एक्साइटेशन मेरा बेटा, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी, अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा शिवम तो एक्साइटेशन नहीं होती है फिर, ठीक है। अगर मान लो मैं एक 2s ले लूं, एक 3p ले लूं, एनर्जी डिफरेंस हो गया ना, एक 2 वाले लेवल का है और एक 3 वाले का है, तो एक्साइटेशन नहीं होगा, ठीक है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन अभी मैं पढ़ाऊंगी ना तुम्हें, वहां पे हम कंडीशन भी देखेंगे। मैम एक सेकेंड बेटा, पूजा क्या कह रहे हो मैम, एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ कार्बन के साथ वाले ही आएंगे, कार्बन वाले, कार्बन के साथ वाले मतलब पूजा, She is talking about अच्छा hydrogen. हाइड्रोजन वाले, अरे अभी, अच्छा अभी आऊंगी मैं उस पे, ठीक है। तो ये आपका 2s और 2p होगा। अब हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1s होता है ना, 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करेगा, 1s में एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, कार्बन की जो ये ऑर्बिटल है 2s 2p, इनके साथ क्या करने वाला है, ओवरलैप करने वाला है, हाँ या ना। यही पढ़ते हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते थे, याद करो। तो एक बात बताओ, एक कार्बन के साथ अगर मैं इस तरीके से लगाऊं, 4 हाइड्रोजन दिख रहा है मेरा बेटा, तो एक बात बताओ, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, मैं बोल सकती हूँ कि ये किससे बना होगा, एक तो ये कार्बन की 2s यूज हुई होगी और एक हाइड्रोजन का 1s, गेटिंग माई पॉइंट। और बाकी 3 हाइड्रोजन का किससे हुआ होगा, 2p1s ओवरलैप से बना होगा, बोलो हाँ या ना। Yes. Yes, ma'am. अब देखो, एक तो बन रहा है 2s1s ओवरलैप से और बाकी बन रहे हैं 2p1s ओवरलैप से। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि बेटा मेरे को CH का बॉन्ड ब्रेक करना है, क्या सभी चारों CH कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे क्या सेम एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर डिफरेंट एनर्जी होगी? डिफरेंट एनर्जी मैम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्यों बोला तुमने, मेरे को माइक म्यूट करो, मेरे को ना वो नहीं बोला नहीं जा रहा, अगर वो इको हो रहा है, ठीक है। अब ये तुमने क्यों बोला होगा, तुमने इसलिए बोला होगा कि मैम एक 2s1s वाला ओवरलैप हो रहा है, बाकी 2p1s वाले हैं, तो 2s1s या 2p1s में हो सकता है किसी में ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो अच्छा है ना, और मान लो हो सकता है दूसरे में वीक है, तो बॉन्ड एनर्जी तो क्या होगी फिर, डिफरेंट होगी, है ना, अकॉर्डिंग टू VBT। क्या कहते हो? ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ भी फिर डिफरेंट होगी। बॉन्ड लेंथ बोले तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बेसिकली जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होगी मैम फिर तो। या मैं बोलूं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, यहाँ पे और क्या दिख रहा है तुम्हें कि मैम सब में क्या क्या एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन जो तुम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो बॉन्ड एनर्जी होगी ना वो सभी चारों CH की वो सेम होगी, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होता है, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल CH बॉन्ड इज सेम, बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी। ये
हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हमें पता चलता है। लेकिन बीबीटी तो क्या कह रहा है कि भाई साहब 90 डिग्री का एंगल है, क्या कहते हो, बोन एनर्जी डिफरेंट है। तो यहीं से ही शुरू हुआ किसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमेशा जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि व्हाई वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे तो ना अंडरस्टैंड कुछ भी पढ़ लेंगे। हाँ, माना कि केमिस्ट्री में थ्योरी की लिमिटेशन आ जाती है और फिर नई कोई चीज आ जाती है, बट आपको पता तो होना चाहिए वो पढ़ क्यों रहे हो। ठीक है, तो इसी कमी की वजह से जो है हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अब बोलो। हाइब्रिडाइजेशन। Yes. अगर मैं आपसे मान लो मेरा बेटा कोई क्वेश्चन पूछती हूँ ना, तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, आराम से लिख सकते हो। सबको यूज करने आता है ना चैट बॉक्स, गूगल मीट वाला, यही वाला जिससे तुम ज्वाइन हो, है ना? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब ma'am. मैम हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन को निकालने से पहले पता होनी चाहिए। पहली चीज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है भाई, ये सच्ची मतलब सिर्फ सोचा समझा गया कॉन्सेप्ट है कि ऐसे ऐसे होता होगा। इंट्रोड्यूस बाय पोलिंग एंड स्लेटर, नाम तुमसे कोई नहीं पूछेगा, है स्कूल की टीचर पूछ ले तो ठीक है, बट JEE में तुमसे नाम कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये है कि क्या अभी तुमने देखा ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती है ना? तो यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी ना, तो ओवरलैप करने के बाद वो क्या करेंगी, नई ऑर्बिटल्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी, नई ऑर्बिटल्स बनाएंगी, जिसको तुम क्या नाम दे रहे हो मेरा बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नाम दे रहे हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो तुम्हारे एक व्हाइट कलर का पेंट का डब्बा है और एक रेड कलर के पेंट का डब्बा है। ठीक है जी, है ना? एक मैं मान लो मैं तुम्हारी क्लास ले रही हूँ, या तुम मान लो मेरे घर पे हो, ठीक है, मुझसे ट्यूशन पढ़ रहे हो। तुम देख रहे हो कि मैम के घर में एक व्हाइट कलर का पेंट का डब्बा रखा है और एक रेड कलर का पेंट का डब्बा रखा है। तो तुम आए ट्यूशन पे, मैंने कहा छुट्टी है आज की तो तुम्हारी, ठीक है छुट्टी है, तो तुम भी समझ गए हाँ मैम के घर काम चल रहा है, तो ठीक है छुट्टी हो गई। ठीक है, फिर तुम नेक्स्ट डे आते हो तो तुम देखते हो कि मैम की वॉल्स पे पिंक कलर हुआ है। ठीक है, तो तुम उसी टाइम पता लगा लोगे हाँ कल सफेद और लाल कलर का पड़ा था पेंट का डब्बा, तो मिक्स कर दिया होगा, वो पिंक कलर लगा दिया होगा दीवार पे, वॉल पे, यही समझोगे? बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या हुआ, पहले तुम्हें क्या दिख रहा था, वो अलग अलग पेंट के डब्बे दिख रहे थे, अब तुम्हें क्या दिख रहा है, हर जगह एक ही कलर दिख रहा है, हर जगह से एक ही कलर है ना, पिंक कलर हो रखा है। ठीक है, सब जगह से सेम लग रहा है। यही तो है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, यही तो है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। मान लो जो व्हाइट और रेड है तुम्हारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, अब वो क्या कर रही हैं, मिक्स हो रही हैं, और जब वो मिक्स हो रही हैं तो आपको नई क्या मिलेंगी, ऑर्बिटल्स मिलेंगी, जो कि नाम क्या बोला मैंने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिला। और जब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तुम्हें मिलेंगी, उनकी एनर्जी और शेप क्या होगा मेरा बेटा, बड़ा सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। कोई भी तुमसे पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये बोल देना मैम इंटरमिक्सिंग, ये मत बोलना मैम एक व्हाइट कलर का डब्बा था एक रेड कलर का डिब्बा था ठीक है वो मिक्स किया पिंक बन गया, ये मत बोलना। ठीक है, फिर कहोगे कहाँ से पढ़ाए हाँ, किसी को समझाने के लिए ये तुम एग्जाम्पल दे सकते। ठीक है जी, सो यस, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इक्वल, और ध्यान रखना ऐसा नहीं तुम अंट किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर दोगे, जिनको तुम मिक्स कर रहे हो ना उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, या तो बराबर होनी चाहिए या थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो क्या करेंगी, मिक्स करेंगी। ठीक है, समझे? अगर मान लो एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा होगा तो जो वो और ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगी, और फिर ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगी तो फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी नहीं बनने की।
ठीक है। और जो नई मिक्सिंग के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी उनका एनर्जी और शेप क्या होगा मेरा बेटा, बराबर होगा, दैट इज योर हाइब्रिडेशन। ठीक है। अब मैंने ना ये एक तुम्हारी वीडियो डाली है यहाँ पे, क्लास के बाद में हम देख लेंगे, वरना जो तुम्हें मैं नोट्स दूंगी ना उसमें भी होगा, जस्ट तुम्हें क्लिक करना है और ये वीडियो ओपन हो जाएगी, तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कि किस तरीके से इंटरमिक्सिंग होगी, या हम क्लास के बाद मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ तुम्हें। ठीक है जी, बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और तुम्हें ये उसमें ही मिल जाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें अलग से कहीं जाना पड़ेगा लिंक पे। ठीक है, अच्छा। अब बेटा हाइब्रिडाइजेशन को सीखने के लिए कि कैसे निकालते हैं, तुम्हें कुछ कुछ चीजों का पता होना चाहिए। पहली चीज का पता होना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पता है एग्जामिनर का क्या मन करता है, इसी में से ही क्वेश्चन बना देता है कि बताओ भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो ये भी पढ़ना जरूरी होता है हमें। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जितनी तुम्हारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगी उतनी ही क्या होंगी, तुम्हारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। कैसे बोल रही हूँ मैम, मैम ये कैसे बोल रहे हो आप, जैसे अभी मैंने बताया था ना कार्बन का, दिख रहा है आपको, देखो तो यहाँ पे दिख रहा है ये एक एस ऑर्बिटल है और ये पी वाली है। अब ये एस और पी क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप होंगी। कितनी ऑर्बिटल टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल, 1 2 3 4, तो मुझे कितनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी, इतनी ही, कितनी 4। और जो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की शक्लें सूरत होंगी ना वो सेम होगी, मतलब एनर्जी शेप क्या होगी, सेम। ठीक है, सेकंड पॉइंट यही है तुम्हारा। पहले 2 पॉइंट जम गए, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं बात करूंगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन, जैसे अभी कोई बच्चा भी बोल रहा था, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड। मतलब कोई मेरे से पूछ सकता था कि मैम हाइब्रिडाइजेशन करा ही क्यों रहे हो आप, तो हाइब्रिडाइजेशन हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जो हमारे एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, आफ्टर मिक्सिंग मुझे क्या मिलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मुझे मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टेबल बॉन्ड्स बनाते हैं। और आपको पता है जब बॉन्ड आपका बेसिकली जो बॉन्ड बनता है अगर वो स्टेबल है तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है ना। दैट इज वाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है मेरा बेटा, ये हैंड रेज क्यों है आप लोगों के, इतना हैंड रेज है 9-10 बच्चों के। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा चैट बॉक्स में बोल दो। हाँ बेटा इसका वीडियो हाँ मिल जाएगा, अभी तो नहीं मिलेगा है ना, क्योंकि लाइव लेक्चर चल रहा है, आपको मिल जाएगा है ना, रात तक मिल जाएगा आपको। Excuse me, ma'am. यस बेटा, मैम ये स्टेबल बॉन्ड क्यों होते हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से? क्योंकि मेरा बेटा मेरे को क्या करना है, बेसिकली CH4 कैसा दिखता है तुम्हें, ऐसा दिखता है ना, तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करा रहे हो, राइट। उसके बाद हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही है, तो कार्बन और हाइड्रोजन बेसिकली क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहे हैं ना। तो इससे क्या होती है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है मेरा बेटा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है जी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन आया है एक्साइटेड स्टेट में, एक मिनट पूजा मैं देख लूं तुम्हारा, मैं अभी करके दिखाऊंगी पूजा। अभी तो ये सिर्फ मैंने ना उसमें VBT में सिर्फ इसका लिमिटेशन बताया था मेरा बेटा, अभी मैं एग्जांपल भी लूंगी ना SP2 का, देन वहां पे मैं पूरा करके दिखाऊंगी किस तरीके से क्या हो रहा होता है, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, चलो उसके बाद हम फोर्थ वाला पॉइंट देखें। फिर वो कह रहे हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, एक बात बताओ, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन ही होंगे, मानते हो नहीं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भाई रिपल्शंस भी होती हैं, तो हमें क्या करना है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी उनको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि उनमें कम से कम क्या हो, बोलो, रिपल्शन। और इसी से ही तुम्हें क्या पता चलेगा, ज्योमेट्री पता चलेगी कि मॉलिक्यूल
तो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या इंडिकेट करता है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मैम कैसे पता चलेगी, कैसे करेंगे, कैसे होगा, वो भी मैं इसके बाद आपको बताने वाली हूँ। देखो नेक्स्ट मैंने एग्जांपल ही लिख रखा है, ठीक है। तो ये मेरे बच्चों को चारों पॉइंट्स पता होना चाहिए अगर आप हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ रहे हो। पहला, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। दूसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल जितने होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेसिकली ओवरलैप होंगे उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे एनर्जी और शेप उनका इक्विवेलेंट होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। और अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना है सो दैट रिपल्शन कम से बोलो कम हो। बेटा जिसने हैंड रेस किया हुआ है नीचे कर लो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन राइट इन चैट बुक, जैसे अभी बाकी बच्चे पूछ रहे हैं। रिपल्सिव इंटरेक्शन को बेसिकली वो करता है बेटा, दिखाता है, रिपल्शन को दिखाता है, ठीक है। अब रिपल्शन आप किस केस में बोल रहे हो, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के केस में रिपल्सिव इंटरेक्शन की बात कर रही हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बात कर रही हूँ, ठीक है जी। अगर नॉर्मल अगर मैं बोलूँ रिपल्सिव इंटरेक्शन को, तो वो आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इनके बीच रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करते हैं, ठीक है। सो एक एग्जांपल सिखाऊं मैं आपको, चलिए। आप कुछ भी नोट डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। अभी बता अमनदीप, मैं भी एग्जांपल करा रही हूँ ना, उसके थ्रू देखना, ठीक है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या बात करूँ, हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार मैं फिर बता दूंगी, ठीक है। देखो एक एग्जांपल है, अभी ना आप लोग सिर्फ इस पे देखेंगे जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। क्या कहते हो, सुनो। यस मैम। तो इसमें ना मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें सिखाऊंगी बेरिलियम क्लोराइड का, ठीक है। चलो, अभी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? 3 5 4 4 ये मैम। काम करो, सुनो इधर आओ, अरे सुनो, माइक बंद करो, चैट बॉक्स में लिखो, क्योंकि ना मेरे को ऐसे पता ही नहीं चल रहा कौन बोल रहा है कौन नहीं, है ना। ठीक है, चार ही होता है, 1s2 2s2, ठीक है। अभी कोई मुझसे पूछ रहा था एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, बेटा ये जो 1s 2s है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है बेरिलियम, ठीक है जी। चलिए, ओके। सो ग्राउंड स्टेट में क्या लिखूंगी, मुझे किसकी चाहिए होती है, वैलेंस शेल। ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं, बोलो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, वैलेंस शेल वाली। और इसकी 2p मेरी क्या है, खाली है, बोलो। यस मैम। ठीक है। अब एक बात बताओ, क्लोरीन कितने हैं मेरे पास, बेरिलियम के पास लगे हुए? 2 हैं, 2 ठीक है, 2 हैं, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मुझे मेरे पास है क्या 2, फिर खाली जगह है क्या, मतलब लाइक 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो ये एक्साइट होगा। तो एक्साइटेड स्टेट में कैसे दिखा सकती हूँ, आप समझ रहे हो कि एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है। अगर आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो 2p उसमें लेवल में चला जाएगा, ठीक है। बेटा माइक प्लीज म्यूट रखो, कुछ पूछना है तो। मैं आपका चैट देख रही हूँ, देखो लेके बैठी हुई है आप, क्या आपके चैट्स देख रही हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि आप एक बच्चा भी माइक ऑन करता है गड़बड़ हो जाती है। रोहित, यू कैन से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इसमें एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेटर वर्ड होगा, ठीक है। चलिए, ओके जी, चलिए मैम ये तो हो गया। अब क्या होगा, अब s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। और ओवरलैप करने से क्या होगा मेरा बेटा, मुझे कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगी, कितनी ओवरलैप हुई, 2 है ना, 2 है, एक s और एक p, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से ले आए तुम लोग, ठीक है। तो मुझे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी, जिसका नाम क्या होगा, जनता बताओ, मेरे बच्चों sp2 sp, नोट sp, ओके, है ना, sp। और इनमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो यही बोला था, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगी उतनी ही क्या मिलेंगी मुझे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी। तो ये sp मेरी किसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है मेरा बेटा,
बेरिलियम की है। और एक बात बताओ, ये बेचारे अकेले अच्छे लग रहे हैं क्या तुम्हें? अच्छे लग रहे हैं क्या? नहीं। फिर इनके साथ जोड़ी कौन आएगा? क्लोरीन आएगा। कैसे आएगा क्लोरीन? अच्छा, मैं जिससे पूछू ना वही बताना। जश्नप्रीत सॉरी जश्नप्रीत, आप मुझे बताओ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? चलो एक काम करो, जिसको भी पता है चैट बॉक्स में लिख दो। नहीं, अरे बेटा ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोअर क्लासेस में पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप 1s 2s कौन से शेल में कौन से सब शेल में कैसे बताओगे आप ये? गेटिंग माय पॉइंट? जिसने भी पूछा है ये क्वेश्चन। 1s2 2s2 2p6 3s2। हाँ, आगे 1s2 2s2 3p5। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो लिख दूं मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है, देख रहे हो? अब 3p में कितने? 1 2 3 4 5, कितना है? एक क्लोरीन के पास है ना एक अनपेड, बोलो हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. क्या करेगा? एक इसके साथ जाके ओवरलैप करेगा और एक बोलो इसके साथ करेगा, क्या कहते हो? हाँ मैम, ठीक है जी। तो अब देखो, अगर मैं बेरिलियम की और याद है मैंने तुम्हें बोला था हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आपको किस तरीके से दिखाना है, ओरिएंट करना है, ताकि रिपल्शन कम हो। कम से कम हो। बेटा माइक म्यूट कर लो, नहीं तो सबको सुनाई दे जाएगी आवाज। ठीक है, तो देखो इस तरीके से होती है। पहले मैं बना दूं फिर आप बताना, मतलब लिखना, नोट डाउन करना। तो मैं इसको इस तरीके से दिखाती हूँ। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना उसको हम ऐसे दिखाते हैं बेटा। एक बड़ा लोब होता है, एक ये ऐसे छोटा सा होता है। जो बड़ा वाला होता है ना वो यूज करते हैं हम बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, तो ये बेरिलियम की होगी, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब इसके साथ ओवरलैप कौन करेगा? 3p ऑर्बिटल किसकी? क्लोरीन की। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो? क्लोरीन के पास एक था, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी एक था। ये देखो, ये क्या हो गया? बोलो 3p sp ओवरलैप, 3p sp ओवरलैप। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। क्या ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है मेरे बच्चों? क्या ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो देखो ना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने अपने आप को किस तरीके से अरेंज किया ताकि रिपल्शन कम से कम हो। तो एंगल कितने का बनेगा? 180 180 180 डिग्री का। 180 डिग्री का, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp हुआ। और ज्योमेट्री कैसी हुई मेरा बेटा? लीनियर। Linear. क्लियर हुई, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितने का हुआ? 180 डिग्री का। और अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा मुझे परसेंटेज ऑफ s और p करेक्टर बता दो, तो तुम बता पाओगे क्या? 50-50। 50-50. 50-50। वो 50-50 वाला बिस्किट वाला पैकेट भी आता था ना, खाते हो क्या? पहले आता था है ना, या अभी भी आता है? Yes, ma'am. अब समझ में आया? जितने बच्चों के दिमाग में उलझने थी, मैम ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, कैसे एक्साइट हो रहा है, फलाना मैम ये क्या हो रहा है, तो मैंने एक एग्जांपल करके बता दिया। एक और करके बताती हूँ, ठीक है? यस मैम। प्रभजोत डोंट वरी बेटा, आपको वैसे इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? पूजा मैं एक और एग्जांपल करके दिखाऊंगी, देन आप उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है जी? चलिए आगे चलो। एक और कौन सा ले एग्जांपल? BCl3 का ले लेती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले क्या काम करना, मैं फिर बोल रही हूँ, जिसको पहले वाला एग्जांपल नहीं समझ में आया ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये दूसरा है। फिर इसके बाद मैं ये सिखाऊंगी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैट बॉक्स में लिखो सारे बच्चे। 1s2 2s2
2p1. ठीक है, लिख दूं 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखे, ध्यान रखना वैलेंस शेल लेना है। 2s2 2p1। यस, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अब देखो ना 3 क्लोरीन है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड, ये भी इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड है, बोलो क्या कहते हो। अब कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये अपनी 2s वाली है 2p वाली है, तो देखो एक s और 2p क्या होंगी, अब ओवरलैप में हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो हमें कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी अब, 3 sp2 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 में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्या कहते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑलराइट मैम। ठीक है जी, चलिए ओके। अब इसके साथ कौन आएगा जोड़ी बनाने, सिंगल तो तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे, क्लोरीन ही आएगा जैसे पहले आया था ना, क्लोरीन की 3p वाली ऑर्बिटल इसके साथ क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। कैसे दिखाऊंगी इसको मैं, देखो पेपर में नहीं आएगा ऐसे बनाने, ये तो मैं आपको सिखा रही हूँ, पेपर में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा वो मैं आगे चल के बताऊंगी आपको। ठीक है, तो देखो इसको ना मैं इस तरीके से दिखाते हैं मेरा बेटा, एक सेकेंड ऐसे बनाती हूँ, देखो देख रहे हो, ये क्या है, बोरोन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इसके साथ ओवरलैप कौन करेगा, Chlorine. यस, वेरी गुड। देख रहे हो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसा दिख रहा है, क्या मेरे बच्चों को ये ऐसा दिख रहा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रहा है जी, बहुत ही बढ़िया। एंगल क्या दिख रहा है इसमें, देखो तो मैंने हाथ में, वेरी गुड 120, 120. वेरी गुड 120 का दिख रहा है आप लोगों को। ज्योमेट्री कैसे है, ट्राइगोनल Trigonal planar. ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है जी, और यहाँ पे आप क्या परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर पी करेक्टर निकाल सकते हो, मैम 33% होती है और 66 p। आपका नाम बेटा हार्दिक ही है क्या, मैम नो मैम, करीना है मैम, वो भाई के नाम पे सेव। क्या नेम है, कृष्णा, करीना मैम, करीना। अच्छा करीना, अरे क्या बात है, पंजाब से हो आप, यस मैम। अच्छा ठीक है, सही है। चलो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अभी बताया 33, कितना बताया 33 33% और 66.6 उसकी पी ब्लॉक की। अराउंड 66.66। ठीक है, तो ये इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसीजर समझ में आया मेरा बच्चा, बताओ। Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो ओके, Yes, ma'am. अब क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट कंडीशंस देखो, जो अभी मैंने तुम्हें ये मैंने सिखाया ना 2 एग्जांपल, यही लिखा हुआ है, अब तुम एक बार इसको रीड करो। देखो पहले तो ये लिखा हुआ है ऋषभ, अभिनव मैंने VSCPR कराया नहीं, तो जब वो कराऊंगी ना देन आई विल टेल यू डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री मेरा बेटा। ठीक है जी, जैसे देखो पहला क्या लिखा हुआ है, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज्ड, ये तो बात ठीक है, मैंने बताया था। और जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी वो क्या होंगी, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। फिर यहाँ पे एक लाइन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि हर केस में एक्साइटेशन होगा, ये बात इंपॉर्टेंट करती, मैंने बोल दी, क्या बोला मैंने, जरूरी नहीं कि एक्साइटेशन हमेशा होगा, कई कई जगह पे आगे चल के मैं एग्जांपल बताऊंगी, कई जगह में एक्साइटेशन नहीं भी होता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा जहन में आपको रखना है, जब मैं एग्जांपल के थ्रू मतलब आगे चल के एग्जांपल बताऊंगी देन यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं इन्होंने कौन सा केस लिया हुआ है, और उसके अलावा वो बोलते हैं कि जरूरी नहीं कि हमेशा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करती हैं हाइब्रिडाइजेशन में,
कई बार फुल्ली फिल्ड और वाइटल भी पार्टिसिपेट करती हैं। ये भी जब मैं आपको आगे समझाऊंगी ना कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, वहां पे तुम्हें क्लियर समझ में आएगा। अभी के लिए तुम एक एग्जाम्पल सोच सकते हो, अमोनिया। अमोनिया में ये होता है, ठीक है। कैसे होता है, कैसे निकालेंगे, वो सब मैं तुम्हें जब निकालने का तरीका बताऊंगी देन आपको ये समझ में आ जाएगा। पहले 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए, ये वाले मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, ठीक है जी। क्या कहते हो? ओके मैम। Yes, ma'am. ठीक है। ओके मैम। अच्छा, अब बेटा हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने से पहले ना यहाँ पे एक VSCPR थ्योरी तुमने सुना होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बेसिकली ये थ्योरी क्या प्रोवाइड करती है, शेप बताती है मॉलिक्यूल की, ठीक है। और ठीक है, जब हमारे मॉलिक्यूल में मान लो लोन पेयर आ जाते हैं तो उस केस में हमारा लाइक शेप ज्योमेट्री क्या होगा वो हमें पता चलेगा, ठीक है। इसी में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अब VSCPR थ्योरी है तो इसकी भी कुछ बातें होंगी। तो पहली बात ये क्या कहता है VSCPR थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो मॉलिक्यूल की शेप होगी ना, अभी एक स्टूडेंट पूछ रहा था शेप और ज्योमेट्री क्या होगा, अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो मॉलिक्यूल की शेप होगी वो किस पे डिपेंड करती है मेरा बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, 2 तरीके के देखोगे, एक सुनोगे मेरे मुंह से बॉन्ड पेयर और एक सुनोगे मेरा बेटा मेरे मुंह से बोलो लोन पेयर, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर क्या होंगे, जो भाई साहब बॉन्ड बना रहे होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। और जो लोन पेयर क्या होंगे, वेल्ले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो वेल्ले होंगे वेल्ले, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होने वाली है, रिपल्शन होने वाली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, ऐसी जगह रखना पड़ेगा ताकि मिनिमम हो, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे हमें रखना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट्स आपके VSCPR थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। रिपल्सिव इंटरेक्शन, जैसे मेरे से अभी स्टार्टिंग में बच्चे ने पूछा था रिपल्सिव, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में इसकी थ्योरी की, तो वो कहता है अकॉर्डिंग टू VSCPR कि भाई साहब जो लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन होती है ना वो बहुत ही भयंकर होती है। वो तो ऐसा जाएंगे अगर लोन पेयर के लोन आगे सामने दूर भागेंगे एक दूसरे से। फिर उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगी, और सबसे शरीफ जिसके बीच में सबसे कम रिपल्शन होगी वो कौन होंगे, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार पेपर में। तो सारे बच्चे लिख दो चैट बॉक्स में जल्दी, क्या बताया है मैंने, जल्दी लिख दो। बॉन्ड रिपल्शन का ऑर्डर बताओ जल्दी से, रिपल्शन का ऑर्डर बताएंगे जितने 100 बच्चे बैठे हो यहाँ पे, उसमें चैट बॉक्स में मेरा बेटा जिसको कुछ पूछना है और जो मैं पूछ रही हूँ वो बताना है, वो प्लीज चैट बॉक्स यूज करो। अरे कोई लिख ही नहीं रहा, हाँ लिखो लिखो, शाबाश। जो लिखता जा रहा है वो टॉपिक का नाम डालेगा। थोड़ा सा मैं 5-7 मिनट में आपको ये बता देती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर किस तरीके से निकालते हैं। वेरी गुड, शाबाश। जिसने लिख लिया वो ये लिखो। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम प्लस चार्ज ऑन एनायन माइनस चार्ज ऑन कैटायन। देख रहे हो, लिखो। वेरी गुड, अरे क्या बात है, बहुत सारे बच्चे लिखते गए, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। सुहानी, वरुण,
ठीक है। अब मोनोवेलेंट एटम का मतलब समझ तो कौन कौन होंगे मोनोवेलेंट एटम, जैसे हाइड्रोजन हो गया है ना, तुम्हारे हेलोजन्स हो गए, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। बनाते हैं। क्या ऑक्सीजन मेरा मोनोवेलेंट है? नो मैम। No, ma'am. वेरी गुड। क्या मेरा नाइट्रोजन है मोनोवेलेंट? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। तो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक BeCl2 का बताया था ना, अब मैं वैसे बताऊंगी जैसे तुम्हें आगे आने वाले मॉलिक्यूल्स को करना है। अगर मैं मेरा बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालूं तो कैसे करूंगी? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेरिलियम में? 2। Yes. मोनोवेलेंट कितने हैं बोलो? 2। तो ये कितने हो गए? 2। और 2 के लिए अगर मेरा 2 है हाइब्रिडाइजेशन नंबर, तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? SP. sp होती है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है बेरिलियम के साथ कितने बॉन्ड बना के रखा है क्लोरीन ने? 2। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 पेयर है। और 0 क्या है? लोन पेयर। Lone pair. तो इसकी ज्योमेट्री आई थी लीनियर 180. कोण एंगल 180 180 डिग्री निकाल सकते हो। और करें, मोनोवेलेंट कौन से होते हैं बेटा? ये वाले जो एक बॉन्ड तो अच्छे सोच रहे हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। किशन माइक म्यूट करो बेटा। ठीक है, एक और करें एग्जाम्पल, बहुत सारे करने हैं वैसे तो हमें, बाकी हम Yes, कल की ma'am. क्लास में भी सीखेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ बहुत फेमस BeCl3, अभी याद करो मैंने करवाया था। तो अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो इसकी बोरोन की, तो हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा सेंट्रल एटम में? 2. 3। बेटा जो ये क्लोरीन है वो तुम्हारे साइड एटम है और ये तुम्हारा सेंट्रल एटम है 3। तो 3 + 3 6/2 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? sp2 के लिए होती है sp2। तो यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास? कितने बॉन्ड बने हुए हैं देखो, सराउंडिंग में कितने हैं? 3 bond Three. pair. बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड पेयर। तो ये ऐसे ही 0 बनेगा ना, अभी दिखाया भी था मैंने, ये देखो Yes, ma'am. ट्रायगोनल प्लेनर। Yes, ma'am. और एंगल कितना होगा? 120 120 का। 120। ठीक है। अच्छा, अगर मैं मान लो एक एग्जांपल और लेती हूँ SO2 का। अब मुझे सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ बिल्कुल इसी तरीके से। चलो देखती हूँ कौन निकालता है। बच्चों 5 मिनट और लूंगी क्लास, ठीक है? आई नो आप लोगों की नेक्स्ट क्लास 7 PM है ना? नो मैम 6:45 पे। अच्छा ठीक है। तो मैं बस 5 मिनट में आपको छोड़ रही हूँ। मुझे इसका वो निकाल के दिखाओ हाइब्रिडाइजेशन। sp2 मैम। 2s2 2s2 2p6 3s2. नहीं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन बेटा। sp2 sp2. Ma'am, sp2. ठीक है। मैम sp3 sp2 ma'am. sp2. सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6. 6। अब ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है तो ये नहीं ऐड करोगे तो 6/2 3 हो गया। तो बेटा 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इधर देखो, सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन है बताओ? 2। तो 2 तो क्या होंगे? वो बॉन्ड पेयर होंगे। और जो बच गया, कितना बच गया? 3 में से 2 गया, 1 लोन पेयर होगा। तो अब मैं बताऊंगी, जो बच्चा मेरे से पूछ रहा था मैम ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है। तो बेटा अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ ना, तो उसमें तुम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को क्या करते हो? कंसीडर करते हो। तो उसका जो इस तरीके से होगी, देखो इधर देख रहे हो इधर, और एक लोन पेयर इस तरीके से। क्या है ये ज्योमेट्री? क्या होगी इसकी? वही ट्रायगोनल प्लेनर। क्या कहते हो? यस मैम। अगर मैं बात करूं इसकी शेप की, तो शेप में आप क्या करते हो? लोन पेयर को छुपा लेते हो, लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये
कैसा दिख रहा है बेटा? ये ऐसा बेंट दिख रहा मैम बेंट शेप बेंट शेप बैंड शेप मैम। है। इसने भी मुझे अभी बोला है कि मैम कैसे हुआ समझ नहीं आया। तो सबसे पहले तो बेटा आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए, जो मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ, ठीक है। और जितने भी सेंट्रल एटम के साथ साइड एटम होंगे वो बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व होते हैं, और बाकी जो बचेगा वो लोन पेयर में इन्वॉल्व होता है। अब मैम इसकी ये शेप कैसे आई ये भी बताओ हमें। तो यही तो फंडा है, यही तो तुम्हें याद करना है कि जब दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो तो हमारी शेप कैसी होती है, बेंट शेप या वी शेप होती है। यही तो खेल है, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएंगे 4 नंबर। बोलो क्या कहते हो? यस मैम ध्यान रखना, जो ये पार्टिसिपेट, बेटा माइक म्यूट कीजिए। पाई बॉन्ड कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, सिग्मा बॉन्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो शेप में क्या समझ में आया? शेप में लोन पेयर को हम नहीं देखते। देखो अगर मान लो लेट से ये लोन पेयर मैंने छुपा लिया, तो ये मेरे को कैसे दिख रहा है? बेंट शेप या वी शेप, ठीक है। अगर मैं लोन पेयर को कंसिडर कर रही हूँ बॉन्ड पेयर को, तो वहां पे आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। अब मैं इसमें आप लोगों से पूछती हूँ कि बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120 कोई और बताएगा मेरे को? 120 से ज्यादा होगा या कम होगा? 120 तो नहीं। कम होगा। 120 से कम होगा। चैट बॉक्स में लिखो ना, मेरे को पता नहीं चल रहा युवराज बोल रहा है, कौन बोल रहा है? 120 से कम होगा। कविता कह रही है कम होगा। कविता क्यों होगा? सिर्फ कविता बोलेगी। कविता कम होगा? मैम करीना नहीं, एक कविता भी है जिन्होंने मेरे को बोला था। अरे मैम reason तो क्योंकि बताओ। हाँ पेयर है ना वहाँ पर, इसलिए। यस, क्योंकि अभी तुम्हें मैंने बताया था, यहाँ पे देखो ना, लोन पेयर बोन पेयर में क्या होगी? रिपल्शन। इधर आओ, अगर ये दोनों आपस में दूर जाएंगे, इधर आओ, तो ये पास में आएंगे थोड़ा, देखो ऐसे, देखो तो एंगल जो है 120 ना रह के अराउंड 119 के आसपास हो जाएगा, ठीक है मेरा बेटा। यस इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन। माइक म्यूट कीजिए, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। अभी हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में भी यही कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे, क्योंकि अभी इसमें आपको और भी सिखाना है ना। जैसे ट्रायंगल प्लेनर हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, है ना आपका क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बायपिरामिडल हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, है ना। ये सब भी तुम्हें सिखाना है मुझे, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, आपकी एनसीईआरटी में ना एक टेबल दी हुई है, ये वाली देख रहे हो। आपको कल क्या काम करके आना है? आपको ये काम करके आना है कि जब मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा तो शेप क्या होती है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा तो क्या होगा शेप। ये सब मेरे बच्चे तुम याद करके आएंगे। कोई नहीं, जिसका स्कूल होता है आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ये वाला काम याद करके आओगे, क्योंकि अगर कल फिर मैं पूछूंगी तो तुम्हें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है जी। यस मैम। यस, तो तुम्हें ये एनसीईआरटी से करके आना। बाकी मैं नोट्स भी तुम्हें दे दूंगी, तुम इसमें से भी कर सकते हो, वरना तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल बना रखी है। तो अगर मान लो मैं किसी बच्चे को बोलूं, बेटा अगर 5 बॉन्ड पेयर है 1 लोन पेयर है तो बताओ शेप क्या होगा, तुम फट से बोलोगे मैम स्क्वायर पिरामिडल। मैं बोलूंगी बेटा 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो तुम फटाक से बोलोगे मैम लीनियर। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, फटाक से बोलोगे स्क्वायर प्लेनर, ठीक है मेरा बेटा, ठीक है बोलो। यस ठीक है, चलो यस मैम। बस एक काम करो, आप मुझे CH4 की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के मतलब निकालोगे और चैट बॉक्स में बता के जाओगे, फिर तुम्हारी मैं छुट्टी कर दूंगी और मैं तुमसे फिर कल मिलूंगी विद लोट्स ऑफ एग्जांपल एंड क्वेश्चंस। हाइब्रिडाइजेशन मैम SP3। वेरी गुड, SP3 होगा मैम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। टेट्राहेड्रल। ऐसा ही कुछ इमेजिन कर रहे थे मेरे बच्चे। यस मैम। ये आपका मान लो ब्लैक बॉल कार्बन है, ये आपके हाइड्रोजन है, तो ये क्या है बीच में, देखो इधर ये हाइड्रोजन है दिख रहा है,
तो ये क्या है, दो प्लेन में है, एक आपकी तरफ जा रहा है बॉन्ड और एक आपसे पीछे की तरफ जा रहा है, और एंगल कितना होता है इसमें 109.5 ठीक है। तो ये जो आपको मैंने बताया है वो आप घर से रिवाइज जरूर करके आएंगे, ताकि कल हम फिर आगे बढ़ पाए और आपको मैं ये दिखा पाऊं, बेटा देखो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और स्कोर करना बहुत आसान होता है इन वाले टॉपिक से। ठीक है जी, तो कल हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 5:30 पे मिलते हैं फिर कल हम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है मैम, बच्चों, और सुनो मैं आपको एक डीपीपी भी दूंगी, आप डीपीपी वो ट्राई करना, जिसको आते हैं क्वेश्चंस वो कर सकता है, नहीं तो कल तो हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, आपसे वो तब भी हो जाएंगे। ठीक है जी, यस मैम। ओके मैम। ठीक है बच्चों, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बाय बच्चों, थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू मैम। बाय।